नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले उन कंपनियों की बात करते हैं, उन शेयरों की बात करते हैं जो पहले पिछले साल घाटे में थी लेकिन अब FY27 के पहले क्वार्टर में मुनाफे में आती हुई दिख रही हैं। तो सबसे पहले सरकारी तेल रिफाइनिंग कंपनी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल की बात कर लेते हैं। शानदार मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक्स में। पिछले आप ये समझिए कि सबसे बड़ा कारण यहाँ पे जो रहा यहाँ पे मोमेंटम का, वो तिमाही के नतीजे रहे। पिछले साल 270 करोड़ का घाटा था, उसके मुकाबले 946 करोड़ का कंपनी का शुद्ध नेट प्रॉफिट जो है वो आता हुआ दिखा है। MRPL का जो रेवेन्यू है वो सालाना आधार पर दुगने से भी ज्यादा बढ़कर करीब करीब यहाँ पे 38,254 करोड़ पहुंचता हुआ दिखा, जबकि पिछले साल 17,357 करोड़ के आसपास था। हालांकि निवेशकों को ये समझना जरूरी है कि मुनाफे में बढ़ोतरी का एक हिस्सा एक्सेप्शनल गेन से आया है। कंपनी को पुराने पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई के जो संशोधित दाम थे, जो रिवाइज जो प्राइसेस थे, उससे करीब करीब 742 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल गेन मिला है, तो वो रिफ्लेक्ट नंबर में होता हुआ दिखा है। इसके अलावा नए टैक्स सिस्टम का फायदा भी मुनाफे में देखने को मिला है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कंपनी का एबिटा तिमाही आधार पर 26% घटा है, यहाँ पे 1300 करोड़ के आसपास रह गया है। एबिटा मार्जिन भी जो है वो करीब करीब 7.5% से घटकर 3.4% पर आ गया है। इसका मतलब ये कि रिफाइनिंग मार्जिन और कच्चे तेल की लागत अभी भी चुनौती कंपनी के लिए बनी हुई है। फिर भी बाजार का फोकस कंपनी की लंबी अवधि की योजनाओं पर है। MRPL लगातार अपने कारोबार पर विस्तार कर रहा है। कंपनी को बेंगलुरु एयरपोर्ट तक एविएशन टरबाइन फ्यूल पाइपलाइन के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। ऐसे में नई टर्मिनलों के जरिए यहाँ पे सप्लाई नेटवर्क जो है वो और मजबूत होता हुआ दिख सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और कंपनी की बात करते हैं जो कि लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिखी है। सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनी बोरोसिल रिन्यूएबल की बात कर लेते हैं। जून तिमाही में शानदार वापसी करती हुई दिखी कंपनी। पिछले साल के घाटे के मुकाबले इस बार मजबूत मुनाफा दर्ज हुआ। Q1 को अगर आप देखें यहाँ पे, तो कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 87.7 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 272 करोड़ घाटा था यहाँ पे। यानी कि घाटे के सामने यहाँ पे 272 करोड़ के घाटे के सामने 87 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा आता हुआ दिखा है। अब बहुत सारे निवेशकों के मन में सवाल होगा कि भाई फिर शेयर क्यों नहीं चला पूरे हफ्ते। शेयर दरअसल इसलिए नहीं चला क्योंकि पिछले 3 महीने के अंदर ये 23% भाग चुका था। कई बार क्या होता है कि पहले ही रनअप जो है हो जाता है, उसके बाद स्टॉक में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती नहीं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है वो भी कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी के कारोबार में सुधार देखने को मिल रहा है। कमाई में बड़ा सुधार कंपनी का EPS अर्निंग पर शेयर होता है, वो करीब करीब 6 रुपये 25 पैसे पे आ गया, जबकि पिछले साल ये नुकसान में था प्रति शेयर के हिसाब से 20 रुपये के हिसाब से। तो यानी कि एक बेहतर स्थिति अर्निंग पर शेयर में देखने को मिल रही है। निवेशकों के लिए क्या संकेत है, बोरोसिल रिन्यूएबल के ताज़ा नतीजे बताते हैं कि कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार आया है, मार्जिन पर दबाव कम हुआ है, घाटे से मुनाफे में वापसी करती हुई दिखी है। निवेशकों को हालांकि आगे जो है बिक्री की जो सेल्स की ग्रोथ है उस पर नजर रखनी होगी। सोलर ग्लास की मांग किस तरीके से बढ़ रही है ये देखना होगा। कच्चा माल है उसकी लागत बढ़ती तो नहीं दिख रही, उस पर भी फोकस करना होगा। कुल मिलाकर नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतर रहे, रिकवरी आई है। अब देखेंगे आगे के हिसाब से क्या स्थिति देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरी कंपनी की बात करते हैं और इस खबर का असर जो है सोमवार को जरूर देखने को मिलेगा। देश की प्रमुख स्टील कंपनी JSW स्टील ने जून तिमाही के शानदार नतीजे पेश कर दिए जो कि बाजार के एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे हैं। यहाँ पे जो फिलहाल के हिसाब से दिखते हैं, मजबूत बिक्री, बेहतर स्टील कीमतों और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के दम पर कंपनी का प्रदर्शन काफी बेहतर दिख रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 600 करोड़ या 700 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो कि पिछले साल 2209 करोड़ के आसपास था। यानी कि पिछले साल के मुकाबले डबल हो गया मुनाफा। वहीं रेवेन्यू की बात करें 9.8% बढ़कर 47,000 करोड़ के पार निकल गया। एबिटा की बात करें 24% की ग्रोथ एबिटा में भी देखने को मिली। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, एबिटा मार्जिन जो है वो 19.8% रहा है, जो कि काफी बेहतर स्थिति दिखा रहा है। यहाँ पे ऑपरेशन के मोर्चे पर कंपनी ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। स्टील बिक्री जो है 6.25 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, जो अप्लायंसेस सेक्टर यहाँ पर जो है वहाँ पे एक मजबूत मांग देखने को मिली और इसका असर जो है कंपनी के जो है यहाँ पे स्टॉक में कंपनी में देखने को मिल रही है। और एक और पॉजिटिव खबर है इस स्टॉक को लेकर, यहाँ पे कंपनी का जो नेट डेट है वो 7,700 करोड़ से घटकर, जो आप ये समझ लीजिए, मतलब पहले जो था वो 46,000 करोड़ था आसपास, वहां से अब घटकर 7,700 करोड़ पे आ गया है। 46,000 करोड़ से घटकर 7,700 करोड़ आना अपने आप में बैलेंस शीट की एक मजबूत स्थिति दिखाता है। निवेशकों के लिए साफ तौर पर संकेत है कि कंपनी की कमाई, मार्जिन, बिक्री, बैलेंस शीट चारों मोर्चों पर जो है सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, घरेलू स्टील मांग की जो स्थिति है मजबूत बनी हुई है। आगे स्टील की कीमतों पर नजर रखनी जरूरी रहेगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और एक और अच्छे नतीजों की बात कर लेते हैं। निवेशकों के लिए फेडरल बैंक जो है अच्छी खबर लेकर आया है। अगर आप यहाँ पर रिजल्ट्स के देखें Q1 के, तो शानदार प्रदर्शन किया। मजबूत नतीजों का जो असर है वो स्टॉक पर देखने को मिला। 6% तक चढ़ गया, 347 के भाव पर आता हुआ दिखा है। नतीजों पर अगर आप
रोशनी डालें तो नेट प्रॉफिट जो है वो सालाना आधार पर 36% से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। और अगर आप यहाँ पे देखें, जो सबसे बड़ी ताकत होती है कोर बैंकिंग इनकम की, वहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि जो एनआई है वो 26% बढ़ गया, करीब 3000 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है। आंकड़ा ये जो बाजार है अनुमान के, जो बाजार जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था उससे बेहतर है। इसका मतलब ये है कि बैंक के लोन बिजनेस से कमाई में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरी बड़ी बात, पॉजिटिव बात क्या है, एसेट क्वालिटी में सुधार है। ग्रॉस एनपीए 1.62% से घटकर 1.52% आ गया। नेट एनपीए की बात करें 0.20% से घटकर 0.18% आ गया है। यानी कि लोन के ऊपर लोन बुक की जो क्वालिटी है वो बेहतर होती दिख रही है। प्रोविजनिंग भी जो है वो घटती दिख रही है। हाँ, एक चिंता की बात जरूर है कि बैंक का जो टैक्स खर्च है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है पिछले साल के मुकाबले। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एक और कंपनी की बात करते हैं, ग्रो की, जो कि पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैराज के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे नतीजे जो है काफ़ी बेहतर रहे। स्टॉक 216 तक चढ़ता हुआ दिखा। आपको बता दें 227 जो है इसका 52 वीक हाई है। अब नतीजे जो थे वो बेहतर थे, इसके वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्शन तेजी का देखने को मिला। अगर आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 94% लगभग डबल हो गया। ऑपरेशंस आय को देखेंगे यहाँ पे तो 66% बढ़ती हुई दिखी। यानी कि कंपनी सिर्फ यूजर जोड़ नहीं रही है बल्कि कमाई बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर जो है लगातार सफल होती हुई दिख रही है। यहाँ पे निवेशकों के लिए सबसे बड़ी खबर क्या रही, यहाँ पर अगर आप देखें तो असली कहानी ग्रो की तेजी से बदलता हुआ बिजनेस मॉडल है। ग्रो देश का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव ब्रोकर बनकर उभरा है। क्वार्टर 1 में औसत अगर आप रोजाना कारोबार के हिसाब से देखें 2.43 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही पहुंचता हुआ दिखा, जो कि एंजल वन से ज्यादा है। इसके साथ ही कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ग्रो की मार्केट जो शेयर है वो बढ़कर 28.6% हो गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने कमोडिटी ट्रेडिंग की जो शुरुआत है वो जुलाई 2025 में की थी। महज एक साल के अंदर कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले ग्राहकों की संख्या 27,000 से 4.35 लाख तक पहुंचती हुई दिखी है। फिलहाल कंपनी की कुल आय में इस कारोबार का योगदान 4.9% है। यानी कि ये जो बिजनेस है अभी शुरुआती दौर में इतना शानदार ग्रोथ जो है वो साफ तौर पर दिखा रहा है। हाँ, लेकिन चुनौती भी है यहाँ पर। इक्विटी ब्रोकिंग में नए जो एक्टिव ग्राहकों और मार्केट शेयर बढ़ने की जो रफ्तार है वो जरूर धीमी देखने को मिली है। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि FY 27-28 में कंपनी के ब्रोकिंग जो ऑर्डर्स हैं वो 20% से ज्यादा की दर से बढ़ सकते हैं। बेहतर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखने को मिलती हुई दिख सकती है। मोतीलाल ओसवाल ने 250 तक के टारगेट दिए और कहा है कि एक्यूमुलेट यानी कि खरीदारी कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के शेयरों में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। 5 दिनों में शेयर 10% से ज्यादा टूट गया, 1544 के भाव पर आता हुआ दिखा। इसका नया 52 वीक लो जो है यही स्तर है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्वार्टर 1 के नतीजे जो है इसकी बड़ी वजह बनते हुए दिखे। कंपनी की प्रीमियम इनकम यानी कि जो बिजनेस है वो बड़ा जरूर, लेकिन ग्रोथ जो है वो पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की 10.9% की ग्रोथ से कम रही। यानी कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से जो कंपनियां उनकी उनसे थोड़ा पीछे रहती हुई दिखी है। अब सबसे बड़ा झटका मुनाफे में आया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 46% तक गिर गया, 403 करोड़ पर आ गया। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 20.5% से घटकर 9.6% पे आ गई, जिससे साफ इस तिमाही में कंपनी की जो कमाई है उस पर दबाव देखने को मिला। अब सवाल ये है कि क्या कंपनी का बिजनेस कमजोर हो गया है। जरूरी नहीं है इस तरीके की बात हो। दरअसल इस वित्तीय अगर इस तिमाही में बात करें यहाँ पर तो कंपनी पर 2 बड़े एक मुश्त खर्च वन टाइम इम्पैक्ट जो है वो आते हुए दिखे। पहला, कंपनी को करीब 63 करोड़ के बड़े जो फायर इंश्योरेंस क्लेम होते हैं उसका भुगतान करना पड़ा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए कंपनी को 165 करोड़ के अतिरिक्त रिजर्व जो है वो बनाना पड़ा। इन दोनों कारणों से सीधे जो है मुनाफे पर असर देखने को मिला। इसके अलावा कंपनी की निवेश से होने वाली आय भी कम हो गई और पिछले साल जहां निवेश में करीब अच्छी कमाई हुई थी, इस बार जो है कैपिटल गेन लगभग आधा रह गया, जिससे मुनाफे पर साफ तौर पर दबाव देखने को मिला। कंपनी का कहना है कि अगर इन एक मुश्त खर्चों को हटा दिया जाए तो शुद्ध मुनाफा जो है 575 करोड़ रहता है। यानी कि नतीजे जरूर कमजोर रहे, लेकिन गिरावट का बड़ा कारण यहाँ पे वन टाइम खर्च रहे, ना कि पूरे बिजनेस पर अचानक से आई कमजोरी है। इस चीज को आपको समझना चाहिए और ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी इतनी क्लैरिटी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। IT दिग्गज विप्रो ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में ऐसे नतीजे पेश किए जो अगर आप सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से नजर डालें तो तस्वीर आपको बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं मिलेगी। IT सर्विसेज का जो रेवेन्यू है लगभग स्थिर रहा है। यहाँ पर विप्रो का अगर आप देखें ऑपरेटिंग मार्जिन घटकर करीब 16% पर आ गया, जो कि पिछले 15 क्वार्टर का सबसे निचला स्तर है। कुल ऑर्डर बुकिंग में भी हल्की कमजोरी देखने को मिली। एक पॉजिटिव पहलू जरूर रहा, जो बड़ी डील्स की बुकिंग है वो 12.9% से बढ़कर 1.63 अरब डॉलर तक पहुंचती हुई दिखी। इसका मतलब ये है कि बड़े ग्राहक अभी भी कंपनी पर भरोसा जता रहे हैं। हालांकि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 2% तक टूट गया, 175 के भाव पर आ गया। लेकिन निवेशकों के लिए असली कहानी तिमाही के आंकड़ों में नहीं बल्कि
बल्कि विप्रो के भविष्य की रणनीति में छिपी है। कंपनी के सीईओ श्री पल्लिया ने साफ तौर पर संकेत दिए कि अब वो विप्रो खुद को जो है कंसल्टिंग लेड एआई पावर्ड कंपनी के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक नई तकनीक नहीं बल्कि कंपनी की पूरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी का केंद्र बनने जा रहा है। विप्रो ने एआई को लेकर 4 बड़े फोकस तय किए हैं। कंपनी हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टरों के लिए एआई आधारित नए प्लेटफॉर्म बना रही है। साथ ही छोटे और यहाँ पे उद्योग, खासतौर पे जो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है यहाँ पर, उसको विकसित की जा रही है। दुनिया भर में करीब 10 इनोवेशन हब्स के जरिए ग्राहकों के साथ मिलकर एआई सोल्यूशन तैयार किए जा रहे हैं, जहाँ जेनेटिक एआई और खासतौर पर क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 150 के टारगेट्स दिए हैं, अभी स्टॉक 176 पर ट्रेड कर रहा है और ग्रोथ गाइडेंस को लेकर भी उनका मानना है कि निराशा देखने को मिली है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पावर केबल और ट्रांसमिशन उत्पादन बनाने वाली कंपनी लेजर पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड के शेयरों की जो आप देखें शानदार जो है वो लिस्टिंग देखने को मिली। कंपनी का शेयर गुरुवार को एनएससी पर 250 रुपए पर लिस्ट हुआ, जबकि अगर आप इसका आईपीओ प्राइस देखें तो 214 रुपए था, यानी कि 17% का अपसाइड यहाँ पे साफ तौर पर निवेशकों को देखने को मिला। वहीं बीएससी पर 269 पर लिस्ट हुआ, 26% का प्रीमियम पर यहाँ लिस्ट होता हुआ दिखा। शेयर में तेजी का सिलसिला जारी रहा, उसके बाद भी शुक्रवार को भी 10% का अपर सर्किट लग गया और आप ये समझिए कि शेयर 26 रुपए और चढ़कर 288 रुपीज के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। पिछले 30 सालों से पावर केबल, कंडक्टर और ट्रांसमिशन से जुड़े कंपनी जो है उस पर निर्माण कर रही है। अगर आप बिजनेस मॉडल को समझना चाहें यहाँ पर, तो कंपनी के पास करीब 3,243 करोड़ का ऑर्डर बुक है और जिससे आने वाले समय के हिसाब से यहाँ पे जो विजिबिलिटी है, रेवेन्यू विजिबिलिटी, वो साफ तौर पे देखने को मिलती है। कंपनी ने जो पैसे जुटाए हैं उसका इस्तेमाल जो है वो आगे अपने एक्सपेंशन के लिए, कर्ज चुकाने के लिए करेगी। अब ऐसे में स्टॉक में करना क्या है, तो हम लोगों ने वीएल अंबाला मैम से बात करी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन निवेशकों को आईपीओ में शेयर मिला है वो मिड टर्म के लिए यहाँ पे इसे होल्ड कर सकते हैं। नई खरीदारी तभी करें जब शेयर 15 से 20% की गिरावट दिखाए। नए निवेशक 230 से लेकर 240 रुपए के बीच में खरीदारी करें। 205 का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 300 रुपए और दूसरा टारगेट 350 है। होल्डिंग पीरियड 6 से 10 महीने का दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और कंपनी की बात करते हैं जिसकी लिस्टिंग इंजीनियर्ड फैब्रिक बनाने वाली कुसुमगर लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को शेयर जो है वो लिस्ट होते हुए दिखे। कंपनी का शेयर बीएससी पर 574 रुपए पर लिस्ट हुआ। 419 रुपए का इसकी जो वैल्यू थी, अगर आप प्राइस बैंड देखेंगे तो 37% का यहाँ पर जो है लिस्टिंग गेन मिलते हुए दिखे हैं। और कारोबार के दौरान भी अगर आप देखें शुक्रवार को 631 के भाव तक पहुंचता हुआ दिखा। 604 के आसपास जो है ये बंद हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 44% ये इसने बढ़त दिखा दी है फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पर अब अगर आप यहाँ पे समझना चाहें कि आगे करना क्या है, तो वीएल अंबाला मैम ने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इसका कंपनी का जो कारोबार है वो काफ़ी अलग है और ऐसे में जिन निवेशकों को आईपीओ में शेयर मिले हैं वो लंबी अवधि के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, जबकि नए निवेशक तभी एंट्री करें जब 10 से 15% की गिरावट आए। नए निवेशक 530 से लेकर 540 रुपये के बीच में खरीदारी करें। 485 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 650 रुपये और दूसरा टारगेट जो है 730 रुपये रहेगा, लेकिन होल्ड करने के जो पीरियड है वो 6 से लेकर 10 महीने तक रहता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और बात करते हैं बड़े ग्रुप की, यहाँ पर अडानी ग्रुप की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ निकल के आए, मुझे लगा आपके साथ जरूर साझा करना चाहिए। जून तिमाही के दौरान जीक्यूजी पार्टनर्स, ये वही जीक्यूजी पार्टनर्स है यहाँ पे, जब हिंडनबर्ग का पूरा मामला आया था तो यही तारणहार बने थे। तो जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप की जो है कई कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी को कम कर लिया। बड़ा दिलचस्प चीज़ है यहाँ पर। आप ये देखिए कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप की कंपनियों की कुल $1 बिलियन यानी कि करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हिस्सेदारी को कम कर लिया है। वहीं दूसरी ओर विदेशी संस्था का निवेशक एफआईज और म्यूचुअल फंड से यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखे। सबसे बड़ी कटौती अगर जीक्यूजी ने करी है वो अडानी एंटरप्राइजेज में की है। जीक्यूजी पार्टनर्स जो है उसमें उन्होंने, अगर आप देखें, इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड में हिस्सेदारी जो है जून तिमाही के हिसाब से देखें तो वो गायब हो गई। गायब का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, जब हिस्सेदारी 1% से कम चली जाती है तो वो डिस्क्लोज नहीं की जाती है, तो आप मान के चलिए कि वो ना के बराबर ही होती हुई दिख सकती है। अडानी ग्रीन एनर्जी में भी हिस्सेदारी जो है 0.6% कम की गई है। जून तिमाही के दौरान औसत शेयर कीमत के आधार पर देखें तो हिस्सेदारी की जो वैल्यू थी वो 1,457 करोड़ के आसपास रही है, यानी कि इतनी हिस्सेदारी कम कर दी है। यहाँ पे अडानी पोर्ट्स की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जीक्यूजी पार्टनर्स ने अपनी हिस्सेदारी को 2.26% से घटाकर 1.93% कर दिया है, यानी कि 0.33% जो है उसकी कमी करी है। 1,380 करोड़ की जो वैल्यू है उन्होंने वो घटा दी है। अडानी पावर में क्या हुआ, यहाँ पर भी देखिए क्या किया है इन्होंने।
4.8% की जो है वहां से हिस्सेदारी को घटाकर 4.32% कर दिया है, यानी कि 0.48% की जो है कमी देखने को मिली है। 2000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। अडानी पोर्ट्स में भी यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी जो है वो घटा दी है और करीब करीब 8000 करोड़ के आसपास की जो है वो बिकवाली करते हुए दिखे हैं यहाँ पर। तो ये एक बड़ी खबर थी अडानी ग्रुप को लेकर। एक और बड़ी खबर है, इसको आप समझिए एक्सपेंशन के लिहाज से। अडानी ग्रुप अब सिर्फ एयरपोर्ट बिजनेस तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वो तेजी से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल बिजनेस में हिस्सेदारी की जो है अपनी मौजूदगी जो है वो बढ़ा रहे हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप अपने जेपी डील के जरिए हासिल किए गए होटल एसेट्स को मैनेज करने के लिए अकॉर और आईटीसी होटल्स जैसे बड़े होटल ऑपरेटर से बातचीत कर रहे हैं। इस खबर को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार अडानी ग्रुप का जो है होटल विस्तार और सिर्फ एयरपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित यहाँ पे इस हिसाब से नहीं देखा जा रहा। होटल्स को लेके जिस तरीके से एक्सपेंशन होने की बात आ रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब क्यों ऐसा? क्योंकि भारत में तेजी से बढ़ते होटल सेक्टर में एक बड़े खिलाड़ी को लेकर वो आगे की स्थितियां सोच रहे हैं। यहाँ पे अडानी ग्रुप ने जेपी डील के जरिए कई होटल्स एसेट्स हासिल किए हैं और इनमें जेपी ग्रीन गोल्फ स्पा रिजॉर्ट ग्रेटर नोएडा में भी तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो शामिल हैं, जिसके मैनेजमेंट के लिए आईटीसी होटल से भी बातचीत चल रही है। वहीं कुछ दूसरे होटल प्रॉपर्टीज़ के लिए अकॉर के साथ यहाँ पे चर्चा हो रही है और इसमें पहले अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग ने IHG होटल रिजॉर्ट्स के साथ भी साझेदारी की थी, जिसके तहत देश भर के एयरपोर्ट से जुड़े होटल्स विकसित और ऑपरेशनल के लिए यहाँ पे होती हुई स्थितियाँ जो है वो देखने को मिलेगी। इससे साफ है कि अडानी की हॉस्पिटैलिटी रणनीति धीरे धीरे एयरपोर्ट बिजनेस से आगे बढ़ रही है। होटल सेक्टर की तरफ दिलचस्पी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए भारत में यहाँ पे जो है तमाम स्थितियाँ जो है वो काफ़ी बेहतर दिख रही हैं। होटल कमरों की जो सप्लाई है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है यहाँ पर, और ऑक्यूपेंसी जो है होटल ऑक्यूपेंसी वो तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। रूम टैरिफ जो है वहाँ पर एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद शेयर 4% तक चढ़ गया, 244 के भाव पर आ गया। कंपनी का अगर आप कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखें तो 156% बढ़ गया यहाँ पे और 830 करोड़ पर आ गया। कुल आय देखें 227% का जंप साफ तौर पर देखने को मिला। हालांकि निवेशकों के लिए समझना जरूरी है कि इस मुनाफे में 509 करोड़ का अगर आप देखें तो इसमें डिविडेंड आय भी का इसका बड़ा योगदान है। अच्छी बात यह है कि डिविडेंड आय को अगर आप छोड़ भी दें तो आय जो है अगर आप देखें तो 141% बढ़ती हुई दिखी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38% बढ़ता हुआ दिखा है, यानी कि कंपनी का जो मुख्य कारोबार है वो मजबूत हो रहा है। भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद जियो क्रेडिट को लेकर दी जा रही है। यहाँ पे कंपनी का लोन पोर्टफोलियो AUM जो है वो एक साल में लगभग 3 गुना बढ़ गया है, यहाँ पर 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। नए लोन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जियो फाइनेंशियल अब सिर्फ निवेश करने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि तेजी से बड़ी डिजिटल लेंडर के रूप में भी उभरती हुई दिख रही है। वहीं जियो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट सोल्यूशन, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग की बात करें तो यहाँ पर भी मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। डिजिटल पेमेंट्स का जो कारोबार है वो तेजी से बढ़ रहा है। बैंक के ग्राहकों और जमा रकम में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि इंश्योरेंस बिजनेस में तेजी से विस्तार हो रहा है। दूसरी ओर जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट का AUM बढ़कर 18,412 करोड़ रुपए पहुंच गया। अभी ये कारोबार शुरुआती चरण में है, लेकिन रिलायंस और ब्लैक रॉक जैसी मजबूत साझेदारी से इसे लंबी अवधि के तौर पर जो है बहुत सारे एक्सपर्ट एक बड़ा निवेश मान रहे हैं कि एक अच्छा मल्टीबैगर ये साबित हो सकता है। अब अगर आप और चीज़ें समझना चाहें कि किसी कारोबार को अगले कई सालों के लिए रफ्तार अगर आपको देखनी हो तो यहाँ पर रेवेन्यू और मुनाफे पर आपकी खास तौर पर नजर रहनी चाहिए। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि भाई 315 के जो टारगेट्स हैं उन्होंने यहाँ पर दिए आगे, और बहुत सारे टारगेट्स में देख रहा था ब्रोकरेज के 350 तक के भी दिए जा रहे हैं। तो वो देखते हैं किस तरीके से आगे ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। निवेशकों के लिए एक अहम खबर निकल के आई। कंपनी के प्रमोटर्स ने अप्रैल-जून तिमाही के दौरान अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। ताज़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक अगर आप प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी देखें तो 50% से बढ़कर ये 50.48% हो गई है। आमतौर पर जब किसी कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हैं तो इसे कंपनी के भविष्य को लेकर उनके भरोसे का संकेत माना जाता है, और इससे ये साफ तौर पर संदेश मिलता है कि प्रमोटर को कंपनी की ग्रोथ और आने वाले प्रदर्शन पर विश्वास है। और इसी सकारात्मक खबर के बाद आप शुक्रवार को देखें तो रिलायंस 2% तक चढ़ गया। निफ्टी का टॉप गेनर बन के उभरा है यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली बात है, देखिए ये जो हिस्सेदारी आती हुई दिखी है यहाँ पे, बढ़ती हुई दिखी है, ये रिजल्ट से पहले है, यानी कि आगे की जो सिचुएशन है उसको लेकर प्रमोटर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, जिससे अब देखते हैं कि बाजार किस तरीके से देखता है इन तमाम चीज़ों को। लेकिन कंपनी का मार्केट कैप 17.9 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है ये। अब यहाँ पर जो है निवेशकों के लिए साफ तौर पर संकेत यही है कि कंपनी जिस हिसाब से आगे की परफॉर्मेंस दिखाती है वो देखेंगे, लेकिन हालांकि एक साल के अंदर कुछ बेहतर रिटर्न जो है वो स्टॉक ने नहीं दिया है। अब एक और खबर जान लीजिए आप।
एनएससी को सेबी से निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स पर फ्यूचर्स और ऑप्शन शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। ये नए डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट 12 अगस्त 2026 से शुरू होंगे। अब अगर आप आसान भाषा में समझे तो इसका ट्रेडर्स पर क्या असर होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी इंडिया एफपीआई इंडेक्स आखिर है क्या। ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें निफ्टी 500 की 150 बड़ी और ज़्यादा लिक्विड कंपनियां शामिल होंगी, जिसमें विदेशी निवेशक यानी कि एफपीआई की ज़्यादा रुचि होगी। और इस इंडेक्स का खास तौर पर विदेशी निवेशकों की पसंद का ध्यान रख के ही इसको बनाया गया है। इसमें कंपनियों के चयन उनके विदेशी निवेश योग्य मार्केट कैप के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे ट्रेडर्स को अब एक और नए इंडेक्स में यहाँ पे ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा। और अगर आप इसको देखें यहाँ पे इसको इंडेक्स के हिसाब से क्या क्या है इसके अंदर वजन के हिसाब से देखें यहाँ पे वेटेज के हिसाब से, तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का 26.15% होगा, ऑयल एंड गैस और फ्यूल सेक्टर का देखेंगे 10.3% होगा, हेल्थ केयर सेक्टर का 7.51% होगा। अब बात करते हैं नए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की। तो देखिए एनएससी इस इंडेक्स पर मंथली फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन शुरू करेगा। सभी कॉन्ट्रैक्ट कैश सेटलमेंट वाले होंगे। यहाँ पर एक्सपायरी हर महीने आखिरी मंगलवार को होगी। ट्रेडर्स के लिए इसको क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि वो हेजिंग का विकल्प मिलेगा, यहाँ पे कवर अप करने का मिलेगा, यहाँ पे कि नुकसान को कवर अप किया जा सके, हेज किया जा सके। अगर किसी ट्रेडर्स या निवेशक के पास बड़े शेयरों का पोर्टफोलियो है और बाजार गिरने का डर है तो वो इस इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने नुकसान को सीमित कर सकता है। तो ये ओवरऑल तमाम जानकारियां थी जो हम लोगों ने आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।